जीडीपी का 42% से ज्यादा हिस्सा एमएसएमई से आता है। ये छोटे उद्योग जिनको हम बोलते हैं ना, छोटी दुकानें, छोटी फैक्ट्रीज, छोटा है ना, ये जिनको आप छोटा बोलते हो, वो 50% से ज्यादा रोजगार इंडिया में देते हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आए हैं सर? ये जर्नलिस्ट स्टार्टअप कर रही हैं। स्टोरी बिगन वेरी अर्लियर। एमबीए करने गया तब जाके पता चला कि लोन भरने भी होते हैं। बहुत बार एज ए वेटर काम किया एंड देन आई रियलाइज कि सूरत में व्यापार बहुत है, धंधे बहुत है, फैक्ट्रीज बहुत है, कंपनीज नहीं है। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू दी शकील करवा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो पॉडकास्ट है स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। जितना भी आपने हमें प्यार और साथ दिया हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, उसी की वजह से आज हमने ये पॉडकास्ट पे आए हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज है वो आज हम सब आपके कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने दर्शक की दवा को पकड़ ही लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, आज आप हमारे साथ बैठे हो, तो आज हमारी ऑडियंस का बताई दो कि हु इज द शकील करवा। ओके, सबसे पहले तो मेरे खुद के चैनल पे मेरा स्वागत करने के लिए थैंक यू एंड आई एम रियली हैप्पी। लाइक देयर वर सो मेनी क्वेरीज। हम सबको बहुत सारे सवाल मिल रहे थे, प्रश्न मिल रहे थे, और आप लोगों ने जो आज ये इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा कि भाई जैसे भी हो हमारे प्रश्नों के जवाब लोगों तक पहुंचे। सो पहले तो इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हु इज शकील करवा? यस। तो शकील करवा बहुत अलग अलग एंगल से है ना, हर इंसान का अलग अलग है ना। तो सबसे पहले मेरी पहचान क्या होनी चाहिए? आई गेस आई एम अ फादर ऑफ अ वेरी क्यूट डॉटर, राइट? तो मैं बहुत प्यारी सी गुड़िया है मेरी, मैं उसके पिता के तौर पर हूँ एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन। आई एम अ हस्बैंड टू अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर एंड मैं एक किसान का बेटा हूँ और बहुत शानदार परिवार, जो नॉर्मली हम इंडिया में जो मध्यम वर्गीय परिवार देखते हैं, वैसे एक फार्मिंग परिवार से हूँ। पिताजी आज भी किसानी करते हैं और मैं भी गांव जाता हूं तो थोड़ी बहुत किसानी करने की कोशिश करता हूं, साथ देता हूं पापा का, राइट? अदरवाइज वैसे कर्म से मैं एक कंसल्टेंट हूं, बिजनेस कोच हूं, बिजनेस कंसल्टेंट हूं, और पिछले 8 सालों से मेरे अपने शहर, मेरी कर्म भूमि सूरत में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूं, जहां पे अभी तक 3000 से ज्यादा अमेजिंग एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया। उनको सेल्स डेवलप करने में, उनके उद्योगों को डेवलप करने में, प्रोडक्शन में, या उनके फंडिंग, फाइनेंस, टीम, इन सारी चीजों को सॉल्व करके एमएसएमई को मजबूत करने का काम करता हूं, और वो एमएसएमई मजबूत होके मेरे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का काम करते हैं, राइट? और वही तो नींव है इस देश की, है ना। भारत में 42% से ज्यादा, 40 जीडीपी का 42% से ज्यादा हिस्सा एमएसएमई से आता है। टोटल भारत का जो जीडीपी है उसका जितना टोटल उत्पादन इंडिया में होता है उसका 42% माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, ये लोग करते हैं। भारत में 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार, ये छोटे उद्योग जिनको हम बोलते हैं ना, छोटी दुकानें, छोटी फैक्ट्रीज, छोटा है ना, ये जिनको आप छोटा बोलते हो, वो 50% से ज्यादा रोजगार इंडिया में देते हैं, है ना। तो आप बताइए, उनको मजबूत करने के लिए कोई स्पेशल है ही नहीं, है ना। तो हमने सोचा कि भाई बहुत हुआ मोटिवेशन का मार, अब की बार एमएसएमई का साथ। वेरी ट्रू, राइट। तो सर आगे, मतलब ये सब तो पूछ ही रहे हो, तो आपको मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आए हैं सर? ये जर्नलिस्ट स्टार्टअप कर रही हैं। नो एक्चुअली वैसे स्टोरी बिगन वेरी अर्लियर, मतलब बहुत पहले शुरुआत हो गई थी इस कहानी की। मैं जैसे आपको मैं बता, मैं तो एक फार्मर, किसान परिवार से था। पढ़ाई के लिए कोई खास पैसा नहीं था अपने पास, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब परिवार था, बट वी वर वेरी गुड इनफ। बट उस समय पे 2010-11 में 2-2.5 लाख रुपए एमबीए के लिए खर्च करना, वो जनरली गांव वाले माहौल में पॉसिबल नहीं था। सो शायद मैंने लोन वोन ले लिया था कुछ उस समय पे, और फिर एमबीए करने गया तब जाके पता चला कि लोन भरने भी होते हैं। भाई गांव का 19 साल का लड़का, उसको थोड़ी पता होता है कि ये सब क्या होता है, बैंक्स कैसे काम करती है, इंटरेस्ट क्या होता है, सब कुछ। सो आई टुक अ लोन एंड आई वेंट टू एमबीए। एमबीए करते करते पता चला लोन भरना पड़ेगा।
तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने सबसे पहले कॉल सेंटर्स में काम किया, बहुत बार एज अ वेटर काम किया, सबवे में मैं वेटर था विद्यानगर में। उसके बाद मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद में मैंने सेल्समैन का जॉब किया। पहले येलो पेजेस आया करती थी, इफ यू रिमेंबर, फोन डायरेक्टरीज आती थी, तो मैं फोन डायरेक्टरीज के लिए ऐड ले आ करता था। अहमदाबाद में 3 दरवाजा के पास एक गांधी रोड करके एक जगह है, आप लोग कभी गए हो तो, राइट? तो वहां पे मैं दुकान से दुकान घूमता था, उनको बोलता था 250 रुपए का ऐड दे दो, 250 रुपए का ऐड दे दो साहब जी, 250 रुपया, 250 रुपया, राइट? करते करते किसी का ध्यान गया, यानी से कि यार तुम कोशिश अच्छा करते हो, है ना, करना चाहिए तुमको। सो वो हमें किसी एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में ले गए, शायद वो इंडिया मार्ट ले गए, indiamart.com। वहां पे सेल्समैन के तौर पर जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद बहुत अच्छी आईटी कंपनीज में, आईटी एजुकेशन में काम किया, और उसके बाद सूरत आना हुआ तो मीडिया कंपनीज के लिए काम किया, दिव्य भास्कर, माय एफएम, उन सब के साथ काम किया। एंड देन आई रियलाइज कि सूरत में व्यापार बहुत है, धंधे बहुत है, फैक्ट्रीज बहुत है, कंपनीज नहीं है। तो मैंने इतना देखा कि यहाँ पे लोग बिजनेस शुरू बहुत अच्छा कर देते हैं, है ना। ये बात सूरत की यूनिक है कि यहाँ बिजनेस आप मतलब थोड़ा भी सीखा होगा, बोले अपना होना चाहिए, धंधा होना चाहिए, आता है। बिल्कुल। और इंडिया में पता नहीं है, मतलब अभी एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जॉब तो करना है, बिजनेस ही होना चाहिए। और एंड आई रियली नॉट विद दैट, मतलब मैं बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। मैंने ये भी देखा कि जॉब करते हुए 1.5 लाख रुपया सैलरी कमाने वाले लोग भी मैंने देखे हैं, और बिजनेस करके 15,000 रुपया कमाने के लिए भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, वैसे बिजनेसमैन भी देखे हैं, राइट? मैंने इतना देखा कि आप जॉब करो या बिजनेस करो, दिल से करो, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको, राइट? सो दैट डे लाइक आई थॉट कि क्यों ना इनको सिखाया जाए। तो छोटा सा कैपिटल था अपने पास और वहां से शुरू कर दिया। एक बाइक था, रोज सुबह आता, 10-15 बिजनेसमैन को फोन लगाता, हेलो सर आपके बिजनेस के लिए 4 अच्छे आइडिया हैं, मिल सकता हूँ क्या? मिलने जाता, महीने में 5-10 लोगों को तैयार करता ट्रेनिंग के लिए, उनको किसी कमरे में बिठाकर ट्रेन करता। लोगों को आइडिया बहुत पसंद आने लगा, ट्रेनिंग बहुत पसंद आने लगी। जैसे आज आप इंस्टाग्राम पे लोगों का प्यार मिलता है, वैसा ही उस छोटे से ग्रुप का भी बहुत प्यार मिला। उन सब ने बहुत आशीर्वाद दिए। कुछ लोग थे 55 साल की उम्र के, एक अंकल थे। मैं बोला बेटा कहाँ था तू, आज से 15-20 साल पहले मिलता शायद, है ना, तो मेरा जिंदगी कुछ और होता। भाई तू तू वो गुजराती में बोले, तू आ काम ना मुकतो हो, तू बधाने शिखवाड़ जे आवी रीते। सो उन्होंने बोला कि आप करो ऐसा काम, है ना। फिर तो उन्होंने ही, बहुत सारे लोगों ने रेफरेंस देना शुरू किया। देखते ही देखते बैचेस बड़ी होने लगी और लोगों का बहुत प्यार मिला। कंसल्टिंग हुआ, आप जैसे साथियों ने टीम में आकर बहुत साथ दिया, है ना। हर एक ने, मतलब मैं आई वुड से कि जितने भी टीम मेंबर आए, सबने टीम में बहुत इजाफा या बहुत अच्छा काम करके गए सब लोग, और उसी की बदौलत कंपनी आज इतना शानदार काम कर रही है ना। और आप लोगों का साथ मिला तो हम पूरे इंडिया में यही चीज सिखाना चाहेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी मतलब हमने देखा ये कि माइंडसेट या रिसोर्सेज। तुम सवाल ऐसे पूछते हो, मेरे को लगता है सीबीआई वाले अभी मेरे पे रेड डालेंगे। ओके सॉरी, हाँ कंटिन्यू। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको कॉन्शियस कर। सर आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, माइंडसेट या रिसोर्सेज? तुम्हें क्या लगता है? माइंडसेट है ना, दैट्स द आंसर। मैं है दुनिया में बिना पैसे के या बिना रिसोर्सेज के जितने भी लोग आए ना, उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। देखो आप, है ना, ज्यादा दूर नहीं जाते, सूरत का कितना कहानी जानते हो आप लोग? डायमंड किंग को, सूरत का डायमंड किंग किसको बोलते हैं आप लोग, याद है? सौजी काका, गोविंद काका, है ना, हम लोग इनका नाम लेते हैं हमेशा। मैं सूरत आया तो मैंने सबसे पहली कहानी उनका सुना था कि भाई ये डायमंड नगरी है ना। और आप सौजी काका की या गोविंद काका की कहानी सुनते हो तो क्या सुनते हो? चप्पल पहन के आए थे, है ना। और भाई मैंने तो कुछ सुना था कि वो रास्ते पे सो गए थे 1-2 रातों के लिए, तो राइट, कुछ पता नहीं था, अगर काम कुछ मिल गया तो रुकेंगे, नहीं तो वापस सौराष्ट्र चले जाएंगे, राइट। दुनिया में सबसे बड़े कारोबार या सबसे बड़े बिजनेसेस कम से कम रिसोर्सेस में हुए, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो टाटा का जो शुरुआत है जमशेदजी टाटा का, या फिर आप कोई भी पेटीएम का आप कहानी, भले आज थोड़ा सा आप कंट्रोवर्सी में हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटनेस इज ग्रेटनेस। लाइक आप एक टीचर का बेटा जिसके पास खुद का कंपनी चलाने का, पगार देने का पैसा नहीं था, वो कहीं पे जॉब करता था, जॉब करके पैसा लाता और आधा सैलरी लोगों को देता, आधा सैलरी से खुद का घर चलाता, राइट। रिसोर्सेज के बारे में मैंने हमेशा कहा है,
सबसे बेहतरीन लोग वो हैं बिजनेस में जो माइंडसेट सही रखे, राइट? जो है, जितना है और जैसा है उसमें मुझे बेस्ट करना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास सारे रिसोर्सेस हो। दुनिया में कोई ऐसा है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा हो, अनलिमिटेड मैन पावर हो, अनलिमिटेड टाइम हो। ऐसा तो कोई नहीं है ना? मुकेश अंबानी, एब्सोल्युटली, मुकेश अंबानी को भी अगर आज आप बोलोगे कि 500 करोड़ का या 1500 करोड़ का लोन मिल सकता है, तो वो भी आज भी बोलेंगे कि ठीक है, ले आओ, फिर कुछ और प्रोजेक्ट डाल देंगे, राइट? तो पैसा हमेशा कम रहेगा, है ना? व्यापार में पैसा, आदमी, समय सब हमेशा लिमिटेड रहेगा। उस लिमिटेड में आप क्या अनलिमिटेड कर सकते हो, दैट्स व्हाट माइंडसेट, राइट? तो मेरे हिसाब से अच्छे माइंडसेट होंगे तो रिसोर्सेस हमेशा आएंगे। रिसोर्सेस बहुत सारे होते हैं ना, और माइंडसेट नहीं होता तो क्या होता है ना? तो फिर वही आप जो देखते हैं वो हम लोग नॉर्मली फिर बोल देते हैं उनको कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद काइंड ऑफ, राइट? तो कुछ ऐसा हो जाता है ना फिर, राइट? सो वही है कि भाई बहुत पैसा है लेकिन माइंडसेट ही नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चों को भी आपने अच्छा ना करते देखा होगा, बहुत सामान्य परिवार के बच्चों को भी आपने बहुत, और मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है या रिसोर्सेस बुरे हैं या अच्छे परिवार में पैदा होना, बिल्कुल नहीं। यू आर ब्लेस्ड। अगर आपके माँ बाप ने अच्छी मेहनत की है तो उसको अपना दायित्व समझो कि भाई उससे और बढ़िया कैसे उसको डेवलप करूं। पिछली पीढ़ी के संघर्ष जो थे उसकी वजह से आज आपका लाइफ अच्छा है, तो आप थोड़े संघर्ष ऐसे जरूर करना कि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाओ, है ना? तो ऐसा तू करना, है ना? यस। सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, बिजनेस कंसल्टेंट एमएसएमई के लिए जरूरी है या नहीं, और जरूरी है तो कितना जरूरी है? ओके, ओलंपिक में अगर कोई दौड़ने जाए तो उसके लिए कोच कितना जरूरी है बहुत जरूरी है। मतलब कोच ना? खेलता नहीं है बट वो सिखाता है ना? है। यस। डू यू थिंक के 10 साल पहले जो क्रिकेट खेली जाती थी, है ना, उससे बहुत बढ़िया क्रिकेट आज खेली जा रही है? डोंट यू थिंक सो? है ना? क्यों ऐसा? आज बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है ना? फील्डिंग कोच अलग होते हैं, मेन कोच अलग होते हैं, फिजियोज अलग होते हैं, राइट? दैट मेक्स यू प्रोफेशनल प्लेयर, राइट? एक खिलाड़ी एक खेल खेलता है तो भी इतने सारे कोच रखता है। एक बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक बिजनेस पे लगाता है। अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल 25 साल से 45 साल आपके जीवन के सबसे प्रोडक्टिव साल होते हैं, वो साल आप डालते हो, है ना? पता चला कि 10 साल बाद आपको समझ में आया कि यार ये काम करने का बहुत 3 तरीका और था, मैं जीवन भर 10 साल यही ट्राई करता रहा, राइट? कितना पछतावा होगा आपको, राइट? तो मैंने इतना देखा। मैं ये नहीं कहता कि कोच जरूरी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई ज्यादा समस्या ना हो तो अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे सलाहकार, प्रोफेशनल सलाहों की आज बहुत जरूरत पड़ती है, राइट? क्योंकि आज के समय में ना इतने सारे ऑप्शन हैं बिजनेस में आपके पास, राइट? एवरीबॉडी हैज अ ओपिनियन अबाउट अ बिजनेस। आपको कौन सा चीज या कौन सा तरीका सही रहेगा वो आपके कोच बता पाएंगे, राइट? सो आई वुड से इतना जरूरी है कोच होना जितना जरूरी है सीए होना। बिजनेस में सीए रखते हैं कि नहीं आप, है ना? तो कंसल्टेंट भी रखने चाहिए। फिर आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी या भाई कोई भी रिलायंस में या टाटा या अडानी कोई भी हो, एक प्रोडक्ट के बारे में वो लोग सोचते हैं केवल, और 6 महीने में, केवल 6 महीने में आपके घर के बाहर की दुकान पे मिलना शुरू हो जाता है। बट कैन यू इमेजिन कि वो 6 महीने में वो जर्नी कैसा रहा होगा? 6 महीने में वो प्रोडक्ट फाइनल हुआ होगा, उसका फंडिंग फाइनल हुआ होगा, उसका प्रोडक्शन प्लान फाइनल हुआ होगा, है ना? उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल फाइनल हुआ होगा, टीम, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कुछ। 6 महीने वो क्या इतना स्पीड क्या कर देंगे? डू यू थिंक मुकेश अंबानी इतने स्मार्ट होंगे कि खुद ही सब कुछ कर लेते होंगे? है ना? तो बड़ी कंपनीज का स्पीड का राज क्या है? उनके कंसल्टेंट्स। दे हैव देयर ओन कंसल्टेंट्स, राइट? अब यहाँ पे हम सूरत में मैं रोज का 4 अच्छे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, है ना? आप लोग मीटिंग निकालते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे, राइट? तो मैंने अपने 8 साल के तजुर्बे में से देखा, किसी को पूछो कितने साल हुए बिजनेस में, कोई बोलता है 25 साल, कोई बोलता है 30 साल, कोई बोलता है 35 साल। और 35 साल के बाद आपका टर्नओवर क्या है? वही 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। 140 करोड़ लोगों का देश है ये। कितना? 140।
140 करोड़ लोगों को रोज कपड़ा चाहिए, रोज अनाज चाहिए, रोज खाना चाहिए, रोज चश्मा चाहिए, रोज स्कूल चाहिए, रोज किताबें चाहिए, रोज पेंसिल चाहिए, रोज पेपर चाहिए, है ना? दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3.5 करोड़ कस्टमर हर साल हमारे वहां नहीं आते। न्यू बॉर्न बेबीज, 3.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, है ना? अब आप बोलोगे कि बच्चे को भी सर आप कस्टमर बोलेंगे, पर वो भी तो बोल सकते हैं, हाँ। अरे वो आया नहीं, अभी आने का न्यूज आएगा ना, खाली समाचार आएगा कि बच्चा आने वाला है, तभी से नर्सरी वाले को, डायपर वाले को, खिलौने वाले को, है ना, वो इवेंट मैनेजर को, सबको बिजनेस मिलता है कि नहीं मिलता, राइट? मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में इंडिया से बढ़िया कोई मार्केट है दुनिया में बिजनेस करने के लिए। जो हमसे ज्यादा बड़े हैं ना, वो ऑलरेडी डेवलप मार्केट है, वहां पे जगह बहुत कम है इंप्रूवमेंट की। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो अभी फिलहाल हम जैसा कोई मार्केट शायद ही दुनिया में कोई है, राइट? दुनिया के सबसे वाइब्रेंट मार्केट में बैठकर भी अगर आप 25 सालों में 5 करोड़ का टर्नओवर हासिल करते हो, तो आप बताइए, कोच का जरूरत है कि नहीं? कंसल्टेंट्स का जरूरत है कि नहीं? बहुत है ना? और बिजनेस तो देखो, मैं हमेशा अपने जब ये सवाल आता है मेरे सामने, तो मैं लोगों को एक और एग्जांपल हमेशा देता हूँ। आई होप वी हैव इनफ टाइम टू डिस्कस ऑल थिंग, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, आज मानो कि किसी ने ये ऑफिस बनाया होगा, राइट? अब वो आर्किटेक्ट रखे या ना रखे, आर्किटेक्ट आप रखो या ना रखो, आप घर बनाओगे तो आपको ईंटें तो लगेंगी, सीमेंट लगेगा, रेत भी लगेगी, आपको फर्नीचर भी लगेगा, लकड़ा भी लगेगा, सनमाइका भी आप लाओगे, सब कुछ लाओगे कि नहीं लाओगे? आर्किटेक्ट हो या ना हो, मानो कि ये ऑफिस बनाने के लिए मुझे 20 लाख रुपया लगा होगा इंटीरियर का, फॉर एग्जाम्पल, है ना? वो 20 लाख रुपया आर्किटेक्ट हो या ना हो, मुझे तो लगाना ही था। आर्किटेक्ट होता तो 50,000 एक्स्ट्रा लेता, तो 20 लाख 50,000 रुपये में ऑफिस बना। लेकिन आर्किटेक्ट था तो फिनिशिंग कैसा है? अगर आर्किटेक्ट ना होता तब भी 20 लाख तो मुझे डालने ही थे, यस। है ना? सो मैं ये बोल रहा हूं कि आप कंसल्टेंट रखो या ना रखो, आप कंसल्टेंट रखो या ना रखो, है ना? आपको सैलरी तो देनी ही है, आपको प्रोडक्शन तो करना ही है, आपको मार्केटिंग तो करना ही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरने ही है, मशीन तो लाने ही है। तो जो भी आप 50 लाख रुपया साल का खर्चा करने ही वाले हो, 50 लाख या 51 लाख समझ लो आप, है ना? पर उसमें कोई कंसल्टेंट आपके साथ होगा, प्रोफेशनल सलाह आपको देता होगा, तो काम का फिनिशिंग कैसा आएगा? एकदम जोरदार आएगा, है ना? जोरदार आएगा। हाँ भाई, जोरदार समझ लो, परफेक्ट समझ, तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो, परफेक्ट या जोरदार? दोनों आएगा। दोनों आएगा, चलो ठीक, वो आएगा तो दोनों आएगा। है ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो दैट्स द पॉइंट, राइट? इसलिए मैं बोलता हूं कि बिजनेस में लोग इंडिया में ना, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा करते हैं, टीम ऐसा बनाते हैं, ब्रांडिंग ऐसा, वेबसाइट ऐसा। मैं उनको बोलता हूं कि वाकई में जब आपको बहुत कुछ करने का मन करो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, याद रखो आपको कंसल्टेंट का जरूरत है। 15 काम करने से या 50 काम करने से कंपनीज नहीं डेवलप होती। 4 ऐसे कौन से काम करने से इस साल तुम्हारा कंपनी 3 गुना बड़ा हो सकता है, वो काम करो, ढूंढो, नहीं मिलता तो कंसल्टेंट का सलाह लो, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल अ बिजनेस कंसल्टेंट। आप सब भी कंसल्टेंट से सलाह ले लेना, है ना? ऑनलाइन भी हम लोग आ रहे हैं, तो क्या है, बहुत जल्दी हम ऑनलाइन भी आ रहे हैं, है ना? राइट। ओके सर। आजकल के टाइम में है ना, टीम मैनेज करना, टीम लीड करना, वो सब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो किस वजह से आ रही है या क्या प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सजेशंस दोगे सर इसमें? सबसे पहले तो जितना बड़ा इसको प्रॉब्लम बताया, मतलब देखो, चैलेंज आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो बात बराबर है। वैसे तो खाना खाने में भी प्रॉब्लम आती है ना? चबाने में प्रॉब्लम आती है, जिंदा रहने में भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल। तो क्या करें, ऑप्शन क्या है? जीना तो पड़ेगा दोस्त, है ना? इसी प्रकार अगर आपको कंपनी चलाना है, बिजनेस करना है, और आप इसको चैलेंज ही बोलते रहोगे तो कब सुधारोगे, है ना? सबसे पहला चीज, टीम डेवलप करना वही काम है एंटरप्रेन्योर का। आपको जिंदगी में काम ही एक मिला है, एक अच्छी टीम बनाओ, वही बिजनेस है ना? इसलिए तो हम कहते हैं द ग्रेट बिजनेसमैन हैज सेड, है ना, कि सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने लिए एक अच्छी टीम बनाए, और एक अच्छी टीम वो है जो बहुत सारे ऑपरेशन संभाले, राइट? असल में चैलेंज ये नहीं है कि आप टीम नहीं बना पा रहे हो, चैलेंज ये है कि आप काम नहीं छोड़ पा रहे हो, है ना?
हर एक एंटरप्रेन्योर खुद ही सेल्स में इतना बिजी है, प्रोडक्शन में इतना बिजी है, कामों में इतना बिजी है, कलेक्शन खुद कर रहे हैं, डिलीवरी खुद कर रहे हैं, है ना? सब काम कोई करता है। फिर क्या बोलते हैं, टीम कैसे बनाए, राइट? तो देखो, अगर मुंबई जाना है तो सूरत छोड़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना? अब जब तक आप कामों से खुद को फ्री नहीं करते तब तक आप टीम नहीं बनाते, और अगर आप टीम नहीं बनाते तब तक आप कामों से फ्री नहीं हो सकते, राइट? तो एक विश सर्कल है। जिंदगी में हर एंटरप्रेन्योर ने, हर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने एक दिन इस चक्र को तोड़ा, आपको भी तोड़ना ही पड़ेगा। और शायद इसीलिए सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर ये सीखने जाते हैं। क्या सीखने जाते हैं? आर्ट ऑफ डेलीगेशन। क्या सीखते हैं? आर्ट ऑफ डेलीगेट कैसे करना है, अपने कामों को धीरे धीरे दूसरों को कैसे देना है, यही सीखने लोग आते हैं टॉप लाइन, है ना? तो सबसे बढ़िया चीज, सबसे पहला काम, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, किसी चीज की शिद्दत से चाहत करोगे तो मिलेगा जरूर, है ना? तुमको एक स्टोरी बताऊं मैं, है ना? वैसे सेशन में तो बहुत सारी कहानियां बताता हूं, पर आज आप लोग अलाउ करें तो, है ना? यस, एकदम सर। एक दिन ना सोक्रेटिस नाम का एक बहुत फेमस पर्सन थे, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे अपने जमाने के सोक्रेटिस। एक दिन एक आदमी उनके पास आया, आकर उनको बोला कि यार जिंदगी में बहुत ट्राई करता हूं सर, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, क्या करूं? अब सोक्रेटिस जहां खड़े थे ना, वहीं बाजू में एक कुआं या तालाब या कुछ भी, मतलब पानी का कोई जगह था। उन्होंने जल्दी से उसका मुंडी पकड़ा और मुंडी पकड़ के उसको पानी में डाल दिया। उसको लगा कि होगा थोड़ी देर मजाक मस्ती चल रहा होगा, करेंगे कुछ, अभी छोड़ ही देंगे। उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई साहब छोड़ ही नहीं रहे मेरे को, है ना? सांस लेना मुश्किल होने लगा। और जब उसको सांस घुटने लगी या उसका जब घुटन बढ़ गई, तो उसने पूरा शक्ति लगा के अपने आप को झंझोड़ा, और तब जाके सोक्रेटिस की पंजे से वो छूट पाए। तब सोक्रेटिस ने उसको बोला, कैसा कोशिश किया तूने आज? ऐसा कोशिश लास्ट टाइम तूने कब किया था सफलता के लिए, है ना? तो सफलता या चैलेंज, मतलब थोड़ी बहुत ट्राई करने को थोड़ी ना कोशिश कहेंगे, है ना? अपनी पूरी शिद्दत या जान लगा के तुमने लास्ट टाइम ट्राई किया था टीम बनाने का, तो टीम बना होगा। तुमने पार्ट टाइम काम समझा होगा कि शायद कोई एक सेल्स वाला सेट हो जाए तो ठीक है, टेलीकॉलर सेट हो जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ये कोई मिल जाए तो ठीक है ना? एक आध प्रोडक्शन मैनेजर मिल जाए तो ठीक है। तो ठीक है वालों के लिए नहीं बनता, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो, है ना? एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडिया मार्केटिंग से भी ज्यादा जरूरी है टीम, है ना? तो टीम बनाने के लिए सबसे पहला सवाल ये नहीं है कि टीम कैसे बनता है, सवाल ये है कि लास्ट टाइम आप सीखने कब गए थे टीम कैसे बनती है। दुनिया भर की कंपनीज, है ना? आज कुछ लोग मिलते हैं मुझे, वो बोलते हैं सर 15 साल से धंधा कर रहा हूँ, 10 आदमी भी लाना कितना मुश्किल है, आदमी कहाँ मिलते हैं? मैंने उसी को पूछता हूँ कि तेरे पड़ोस में जो फैक्ट्री है, वो तो 50 आदमी भी हैं और 500 आदमी भी वहां काम करते हैं, तो वो कहाँ से आते हो? वो कहीं अलग पैदा होते हैं? नहीं ना, वो भी सूरत में ही था, वो सूरत में ही रिक्रूट किया, वो सूरत में ही काम किया। किसी ने 50 लोगों का टीम बनाया, किसी ने 100 का, किसी ने 500 का, और सूरत में ही 5000 लोगों की टीम वाले लोग काम करते हैं कि नहीं करते? तो सवाल यह है कि टीम आपको नहीं मिलता वो चैलेंज नहीं है, बाजू वाले को जो मिला टीम, उसने कुछ तो काम किया होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ है जो तरीके हैं जो तुमने सीखे नहीं। तो सबसे पहला, अगर टीम बनाने में चैलेंज फेस कर रहे हो तो पहले सीखने जाओ कि सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन टीम कैसे बनाती है, राइट? आप सीखोगे तो हो ही जाएगा फिर, राइट? यस। तो सर आजकल मतलब रिटेल और ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स में एक युद्ध चल रहा है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? इसमें सिंपल सा ओपिनियन है, द बेस्ट ऑलवेज विन, है ना? डार्विन का उत्क्रांतिवाद सुना है आपने? डार्विन का थी, स्कूल भी ठीक से नहीं गई थी तू। डार्विन का उत्क्रांतिवाद कहता है द फिटेस्ट ऑलवेज सर्वाइव, द फिटेस्ट ऑलवेज सर्वाइव। डायनासोर बहुत बड़े थे, बहुत ताकतवर थे, है ना, बहुत शक्तिमान थे, लेकिन वो नहीं टिक पाए, उनको समय के साथ बदले नहीं थे, है ना? और उसी वक्त ये जो आप कीड़े मकोड़े जो देखते हैं वो जी गए, है ना? वो उनका सर्वाइवर सबसे ज्यादा, पता है सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे पुराना जीव कौन सा है? कॉकरोच। करोड़ों साल पुराने हैं,
करोड़ों साल से जिंदा, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि वो सिंघम है। क्यों सिंघम है? मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे जिगर में दम है या समथिंग लाइक दैट, राइट? तो बेसिकली द थिंग इज़ लेट्स कम टू द पॉइंट ओनली जस्ट फॉर फन, बट पॉइंट इज़ जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो टूटेगा, राइट? दुनिया में टेक्नोलॉजी को आने से कोई नहीं रोक सकता। हालाँकि मैं खुद एक रिटेल कोच हूँ, मेरा काम है रिटेल बिज़नेसेस को सिखाना, लेकिन फिर भी हमें हकीकत से हम मुँह नहीं मोड़ सकते। मैं ये नहीं कहता कि ई-कॉमर्स बेहतर है या रिटेल ही बेहतर है, मुझे भी बहुत पसंद है, रिटेल की दुकानों से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता, राइट? बदलाव ही दुनिया का नियम है और बदलेगा, राइट? तो ये सवाल ही गलत है कि रिटेल बेहतर है या ई-कॉमर्स। मैं ये कहूँगा कि जिसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, जिसने समय के साथ चलना सीखा, वो फिट है ना? और फिट ही दुनिया में सर्वाइव करेगा। तो ऑप्शन ये है कि आप रिटेल में बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस दो, नेटवर्क बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपने एरिया में अपना नाम बनाओ, अच्छी टीम बनाओ, डिलीवरी अच्छे से करो, है ना? और एक अच्छा संगठित तरीके से काम करने की शुरुआत करो और साथ-साथ में ई-कॉमर्स का बेनिफिट भी लो, है ना? ब्लिंकिट आप ही की दुकान को सेलमैन है, वो सेल्समैन ही है आपका, तो उसको सेल्समैन की तरह यूज़ करो। आप उसको उपयोग नहीं करोगे तो दुनिया में कोई और करेगा, राइट? तो क्रिएट अ एंटायर रिटेल एम्पायर, बहुत सारी ब्रांच खोलने की कोशिश करो, ऑटोमेशन लाने की ट्राई करो, दुकान बनकर मत रहो, बस मेरा कहने का मतलब, है ना? दुकान मत बनो, धीरे-धीरे ऑर्गेनाइज्ड सुपरमार्केट बनने की ट्राई करो, धीरे-धीरे छोटा-सा सुपर स्टोर बनाने की ट्राई करो, मल्टीपल ब्रांच पे जाने की ट्राई करो, है ना? हमारे एक बहुत पुराने दोस्त थे जो हमेशा हँसते थे या एक जोक मारा करते थे कि मैं सूरत में बहुत सारे रिटेलरों की दुकान के बाहर एक लाइन पढ़ता, हमारी बीजी कोई शाखा नहीं, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है बेसिकली, राइट? हमारी बीजी कोई शाखा न थी। तो वो बोलते थे कि मेरे को कई बार मन होता है कि अंदर जाके उसको पूछूं कि 20 साल से किया क्या तू? 20 साल से तेरा दूसरा शाखा क्यों नहीं है भाई? हैं? तू क्या क्या जीवन भर खाली गद्दी पे बैठा, खाली कस्टमर को माल देने को तू बिजनेस बोलता है ना? और फिर आप कंप्लेन भी करते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिटेलर से नाराज हूँ। आई लव द रिटेल बिजनेसेस। मैं जानता हूँ इंडिया की जान है, हमारे मार्केट की जान है रिटेल वाले, है ना? और मैं खुद उनसे खरीदता हूँ एंड आई लव बीइंग इन टच विद देम। दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, राइट? मैं कभी ब्लिंकिट के ओनर से नहीं मिल सकता, लेकिन मैं अपने पड़ोस के किराने की दुकान वाले काका से मिल सकता हूँ। पर काका से मेरी शिकायत ये है कि 25 साल हो गए आपको किराने की दुकान चलाते-चलाते, है ना? आपने कभी दूसरा ब्रांच नहीं खोला, कभी आपने आदमी नहीं रखा, कभी कंप्यूटर नहीं बसाया, कभी डेटा नहीं लाए, राइट? समय के साथ आप नहीं बदले ना काका, इसलिए ये दूसरा कोई आकर आपका मार्केट लेके जा रहा है, राइट? सो आई होप आई एम थोड़ा-सा जवाब मैंने सुलझ के दिया, बट आई होप द पॉइंट इज़ वेल क्लियर। क्या गया, बट आपका आंसर हमको समझ आ गया ना, थैंक और हमारे ऑडियंस को भी आ ही गया होगा। है ना? हमको आया तो उनको तो आएगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक दूसरी बात है जी। कि कोई ऐसी मतलब हमको मूवी बताओ, 3 मूवी कि उसमें हम ऐसा सोचे कि उसमें कोई कुछ ऐसा प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, प्लस इससे हमारी ऑडियंस इंस्पायर उसको देखे। हाँ, आपके मतलब हिसाब से ऐसी कोई मूवी बताओ। अरे तुम्हारी ऑडियंस मुझसे ज़्यादा मूवीज़ देखती है, उसको मैं क्या बताऊँ? वो वाली मूवी बताओ अच्छा। तो उनको कुछ काम लगे, ऐसी मूवी बताओ, कुछ मोटिवेशन टाइप, जिससे उनको ऐसा लगे कि हाँ। नहीं, motivation is temporary, inspiration is permanent, right? So inspire yourself with good people, है ना? मेरे हिसाब से आपके आसपास में बहुत सारी कहानियां हैं, उसको देखो, मूवीज भी देखो। मूवीज आर वेरी गुड सोर्स। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है मूवी से, बट आई लव इंटरेक्टिंग पीपल। लोगों को जानो, समझो, बात करो। हर एक इंसान जो आपके आसपास में चल रहा है एक मूवी है ना? हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक की एक दास्तान है, अपने एक संघर्ष है, अपने प्रॉब्लम है, अपने चैलेंज है, और हर कोई अपने 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 मूवीज का हीरो भी है। सो एवरीवन अराउंड यू इज अ हीरो और हीरोइन, राइट? सो यू हैव टू लर्न देम फर्स्ट। बाकी मूवीज का बात करें तो मुझे नहीं पता व्हाट इंस्पायर पीपल, बट आई लव मूवीज आर वेरी नो। मैं बहुत नॉर्मल मूवीज देखता हूँ, मतलब जो हिंदी मूवीज हम बॉलीवुड देखते हैं, तो 3 इडियट्स एंड ऑल दैट, दे आर माई वेरी बट या आई कैन टेल यू द फाउंडर। नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगा द फाउंडर। मैकडोनल्ड का पूरा केस स्टडी या वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्पॉटिफाई के ऊपर एक सीरीज था जो मैंने देखा था, वेरी नाइस।
अगर आप स्टार्टअप जैसा कुछ सोच रहे हो, बड़ा स्टार्टअप, बड़ा बिजनेस कुछ सोच रहे हो ना, सो आई वुड से कि स्टार्टअप के पीछे की कहानियाँ कैसी होती है, हाउ अ फाउंडर थिंक अबाउट दैट, वो कैसे इन्वेस्टर लेकर आता है, इन्वेस्टर कैसे देखता है चीज़ों को, है ना? टीम में जो उसको आपने गद्दी दिया, कभी-कभी आप अपने बिजनेस की गद्दी किसी को देते हो, है ना? और फिर वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होते हैं, सो यू कैन लर्न ग्रेट थिंग्स आउट ऑफ इट। मैं नाम भूल रहा हूँ, बट आई थिंक आपकी ऑडियंस बता ही देगी कमेंट में कि वो कौन-सा स्पॉटिफ़ाई पे जो सीरीज़ है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी नाइस वन। एंड बाकी तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं जैसे ही याद आएगा आई विल मैसेज यू, यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। Done. राइट। तो सर आज के टाइम पे लर्निंग का क्या इम्पोर्टेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जितना सांस लेने की ज़रूरत है उतना सीखने की ज़रूरत है आज तो, है ना? द पॉइंट इज़ सी मैं हमेशा एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं, आपने सुना होगा रॉबिन शर्मा, है ना? रॉबिन शर्मा एक दिन ऐसे जैसे मैं सेमिनार लेता हूँ यहाँ पे, वैसे ही वो अपने जगह पे कुछ सेमिनार ले रहे थे। उन्होंने एक दिन किसी को सवाल पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बेहतरीन गुरु कौन है? हू इज़ द बेस्ट गुरु इन द वर्ल्ड? है ना? तो किसी ने बोला कि जिसने एक्सपीरियंस बहुत लिया, जिसके पास अनुभव बहुत है, जिसने बहुत काम किया, है ना? तो किसी ने बोला गूगल, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो। उसने बोला गलत। इनमें से कोई भी दुनिया का बेस्ट गुरु नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन गुरु वो है जो आपको अच्छा प्रश्न पूछे। द पर्सन हु आस्क यू द बेस्ट क्वेश्चन इज योर बेस्ट गुरु। बोला ऐसा क्यों? तो बोले आज दुनिया में हम 21वीं सदी में रहते हैं। 21वीं सदी में इसको ज्ञान की सदी बोलते हैं। इट्स अ नॉलेज सेंचुरी, इजंट इट? है ना? तो ये तो ज्ञान का सदी है, यहाँ हर जगह पे नॉलेज की गंगा बह रही है, आपको जहां मन करे वहां पी लो। लेकिन ज्ञान उसी को मिलता है जिसके ज़हन में, जिसके मन में प्रश्न है। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो दुनिया का कोई नॉलेज आपके काम का है ना? आज गूगल के पास या चैट जीपीटी के पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो जवाब किसको देते हैं? जिसके पास प्रश्न है। तो दुनिया में अच्छे जवाब ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी आजकल है अच्छे सवाल ढूंढना। गलत सवाल तुम्हारे जिंदगी के 10 साल शायद खराब कर दे, और एक अच्छा सवाल तुम्हारे पिछले 50 साल बदल दे। राइट? राइट। सो ऑलवेज बी विद द पीपल हु आर वेरी गुड इन क्वेश्चनिंग, जो आपको सवाल पूछे, ऐसा कैसे करोगे, ये क्यों नहीं कर पाते, इसको करना हो तो कैसे करोगे, राइट? या फिर खुद को ही ऐसे ट्रेन करो जिसमें बहुत सारे सवाल है ना? मैं आज भी सोचता हूँ कि भाई, है ना, आई हैव लॉट सम क्वेरीज इन माय माइंड, है ना? फिर मुझे वैसे लोग भी मिलते हैं जो मुझे जवाब दें उसके बारे में, राइट? क्वेश्चंस लीड्स यू इन अ लाइफ। सवाल पूछो हमेशा, या क्यूरियोसिटी बनाए रखो, है ना? एंड आई रियली लाइक पीपल इन माय टीम आल्सो, दोज हु हैव वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट? सो क्वेश्चन पूछने वाले लोग ही शानदार ज्ञानी बनते हैं एक टाइम पे, राइट? और फ्रेंड्स, आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ऑलवेज हमारा ओपन है। कोई भी क्वेश्चन हो अभी भी आप पूछ सकते हो। राइट। ज्यादा धमकी दे रहे हो, रिक्वेस्ट करिए, पता ही नहीं चलता तुम लोग। हाँ, वेरी गुड, ओके। बिजनेस में ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो नहीं करते? अभी मैं शादी अटेंड कर कर आई, उसमें लगा कि ये गलती, ये पहले से हम मैनेज करते, ये करते। बिजनेस में भी ऐसा तो होता होगा ना कि ये गलती नहीं करते तो आगे अच्छा होता। तो कौन सी ऐसी मेन गलती है कि जो हम नहीं करनी? देखिए, गलतियों में मैंने जो आज तक जितने भी लोगों से बिजनेस कंसल्ट किया, जितनों का भी, या जितनों को भी मैंने बहुत अच्छी प्रोडक्ट, बहुत अच्छे मार्केट के बावजूद संघर्ष करते देखा, उनमें मैंने एक सबसे बड़ी गलती पाई। आप लोगों को लगेगा क्या मैं बहुत फिलोसॉफिकल आंसर दे रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल वन, राइट? लोगों को ये बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, बट अगर वाकई में आप पूरी बात समझेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आज बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है पैसे के लिए बिजनेस करना। इफ यू आर डूइंग बिजनेस फॉर मनी, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक। अब आपको ये कैसा साउंड कर रहा है? जैसे कोई हिमालय से कोई बाबा आए हो, है ना, बोले बच्चा पैसा तो मोह है, माया है, छोड़ दे, राइट? बट ट्रस्ट मी, इट्स अ मिस्टेक। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहला रीजन है दोज हु लव मनी मोर देन नीड इट।
जरूरत से पैसा बहुत अच्छी चीज है। पहला डिस्क्लेमर, आई लव मनी, आई एम अ बिजनेसमैन, I do earn great money, good money at least, not great, but at least good money I am earning these days. But the point is, when you work only for money, आपके मन में पैसे के लिए बहुत प्यार जाग जाता है। और जब आप एक हद से ज्यादा पैसे से प्यार करते हो ना, तो आपके अंदर से एक चीज छीन ली जाती है। कौन सी चीज? रिस्क। अब आपको पता है रिस्क क्या है? रिस्क बिजनेसमैन का गहना है ना? रिस्क नहीं तो कुछ बिजनेस नहीं, है ना? देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क, है ना? मैं अक्सर स्टार्टअप वाले साथियों से पूछता हूं कि तुमको क्या लगता है तुम बिजनेसमैन कब बने? वो बोलते हैं सर मैंने इस साल में बिजनेस चालू किया तब बने। बोला नहीं, जिस दिन तुमने वो जॉब छोड़ा, है ना, तुम्हारा एक सिक्योर इनकम छोड़ा और तुमने कुछ करने के बारे में सोचा, उस दिन तुम बिजनेसमैन बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए। जिसने जिस दिन रिस्क लिया, है ना, उस दिन आप एंटरप्रेन्योर बन गए, बिजनेसमैन बन गए आप तो, राइट? उसके बाद आपने पैसा थोड़ा देखा, फिर आप लालची हो गए, आपको पैसे का मोह आ गया, आपको पैसे से बहुत प्यार आ गया। अरे भाई मैं 2 लाख कमाता हूं, मैं कैसे 50,000 का सैलरी किसी को दे दूं, मैं कैसे इसको इतना दे दूं, मैं कैसे उसको उतना दे दूं, है ना? फिर आपने सेल्समैन रखने का रिस्क नहीं लिया, फिर आपने अकाउंटेंट रखने का रिस्क नहीं लिया, फिर आपने सुपरवाइजर रखने का रिस्क नहीं लिया, और ये सब नहीं किया तो आप क्या बन गए? अपनी खुद की कंपनी के सेल्समैन, कलेक्शन बॉय, सुपरवाइजर, वो तो आप ही बन गए फिर, है ना? तो भाई मुबारक हो, एक बार फिर से नौकरी मुबारक हो आपको, है ना? जिस दिन आपने रिस्क लिया उस दिन आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जिस दिन आप एंटरप्रेन्योर बनने के बावजूद आप रिस्क लेना बंद करते हो, आप खुद अपनी कंपनी के कर्मचारी, गुमास्ता पे नाम आपका होगा, जीएसटी पे नाम आपका होगा, लेकिन आप कौन हो? उसी कंपनी के कर्मचारी, राइट? तो पैसे से जो लोग प्यार करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है। नंबर 2, जब भी आप पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते, आप लंबा सोचना बंद कर देते हो, राइट? आपको कल कहां से 2 लाख मिल जाए, आज कैसे 1 लाख कमा लूं, कल कैसे एक डील साइन कर लूं, आप उसी फिक्र में रहते हो। आप लंबा नहीं सोच पाते कि मुझे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाऊं, बड़ी टीम कैसे बनाऊं, अच्छा ब्रांड कैसे बनाऊं, अच्छा विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करूं। आप नहीं सोचते, आप लालची आदमी की तरह सोचते हो, है ना? शॉर्ट टर्म थिंकर, कल लाख कैसे मिल जाए, कल 2 लाख कहां से आ जाए, कल। सो आपका लॉन्ग टर्म सोचने का जो विजन था, है ना, जो विजनरी लीडरशिप का जो जरूरत था, वो नहीं हो पाएगा आपसे, है ना? एंड ऑब्वियसली नंबर 3, आप कंपनी से ज्यादा खुद को प्राधान्य देना शुरू कर देते हो। प्रायोरिटी आप बन जाते हो, कंपनी नहीं, है ना? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर सबसे पहले, कहते हैं बहुत शानदार लोग मानते हैं ऐसा, कि कंपनी में आप जो कमाते हो उसमें सबसे पहला हिस्सा आपकी टीम का होता है, राइट? जो आपने कंपनी ने अर्न किया उसमें सबसे पहले अपनी टीम को टाइम पे सैलरी चुकाओ, उसके बाद जो बचे उससे आप वेंडर को चुकाओ, और उसके बाद जो बचे वो खुद घर ले जाओ। लेकिन जब आप ही को पैसों से बहुत मोह है, प्यार है, पहला कहाँ जाएगा? फिर भाई मेरे लिए तो मेरा ही जरूरी हो जाएगा फिर, राइट? तो मैं कभी अपनी टीम को नर्चर नहीं करूंगा, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अच्छे मार्केटिंग टूल्स पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट? अच्छे कंसल्टेंट नहीं रखूंगा, है ना? और फिर वही एक छोटे से दायरे में बैठकर बिजनेस करूंगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी 2-3 तो नहीं पता, लेकिन एक गलती आज आपको बता दिया, वरना मैं कभी आप लोग अंदर वर्कशॉप में बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 5 गलतियां कौन सी करते हैं एंटरप्रेन्योर आज के टाइम में। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नेवर नेवर डू बिजनेस फॉर मनी, है ना? बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव बनाइए, बढ़िया और बड़ी कंपनी बनानी, एंड एवरीथिंग विल फॉलो। सब कुछ पीछे आएगा, राइट? अच्छी कंपनी बनाओगे तो कमाई भी कैसी करोगे? अच्छी करो, है ना? तो किसी एक बाबा जी थे बड़े फेमस, आप जानते हो उनको, बाबा रणछोड़ दास चांचड़। उन्होंने कहा था बेटा कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, है ना? द सेम वे, don't run behind the money when you are in entrepreneurship. Work for creating a great organization. Money will follow the flow, right? यस सर, आपकी नजर में सफलता का मंत्र क्या है? अरे यार ये तू बड़ा स्कूल वाले बच्चों वाला सवाल पूछ के वापस। अच्छा ऐसा, सॉरी, वो पूछना है तो पूछो, कोई बात। पूछना ही है, पूछना, अच्छा चलो ठीक, तो फिर बता ही देते हैं फिर, है ना? सफलता का मंत्र मीन
everyone has their own definition of success, right? किसी के लिए अपने परिवार को बहुत खुश देखना वो उसकी सफलता है, किसी के लिए हेल्दी जीवन जीना वो उसकी सफलता है ना? किसी के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार देना उसकी सफलता है, किसी के लिए अपने आने वाली जनरेशन को बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना के देना वो उसकी सफलता है, राइट? सो माय फ्रेंड, आई वुड से कि every time that mantra of success changes as per your stage of life, right? सबकी सफलता का मंत्र अलग है। फ्रेंड्स, आपकी भी सफलता का क्या मंत्र है, एक बार कमेंट में जरूर हमको भी बताना ना। हाँ, एकदम Very true. So I would say कि success changes as life grow on, right? So सफलता कोई डिफाइन चीज नहीं है, सबके लिए अलग अलग है और सबके जीवन में भी हर स्टेज पे जाके उसका मंत्र बदलेगा। मैं बस इतना कहूंगा कि लाइफ इज मीनिंगलेस, जिंदगी का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, मतलब हम देते हैं, है ना? किसी के लिए आध्यात्म में सक्सेस है, किसी के लिए पैसे में सक्सेस है, किसी के लिए हेल्थ में सक्सेस है, किसी के लिए रिश्तों में सक्सेस है ना? किसी के लिए प्यार मोहब्बत में सक्सेस है, राइट? सो मे बी व्हेन आई वाज इन 10th मेरे लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सक्सेस था। मतलब वो सक्सेस जो हमारा वो चेंज होता रहता है, राइट? सो इन सवालों में मत पड़ो, जिस स्टेज में हो वहां अपना बेस्ट करने की ट्राई करो, राइट? एंड जो मिला उसको एंजॉय करो, दैट्स आई थिंक द बेस्ट सक्सेस, राइट? जो जो अभी है लेट इट बी। ऐसा नहीं कि बेफिक्र हो जाओ या आवारा हो जाओ, ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज लाइक पास्ट को लेकर इतना रिग्रेट मत करो, फ्यूचर को लेकर इतना बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत करो, प्लान करो। प्लान करना बहुत जरूरी है, फिक्र करना भी कभी कभी जरूरी होता है कि पता चला आज का एंजॉय करने में ना म्यूचुअल फंड किया ना कुछ किया और फिर जाके 50 के बाद मुझे पकड़ने आए, बोले तुम ही ने बोला था कल मत सोचो, आज का एंजॉय करो। सो आई डोंट मीन दैट, हैव अ गुड बैलेंस, राइट? बैलेंस लाइफ इज इंपॉर्टेंट दिस डेज। वर्क काम भी करो, ऑफिस पे जो 8-10 घंटे आप देते हो बहुत शिद्दत से दो, घर जाके बिल्कुल बच्चे बन जाओ, बच्चों के साथ खेलो, पढ़ाई भी करो, जब मन करे तो अच्छा कोर्स ज्वाइन करो, है ना? सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, है ना? और जब मौका मिले हॉलीडेज को बहुत एंजॉय करो। आई थिंक दैट्स सक्सेस राइट नाउ फॉर मी। ओके सर, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, आपका फ्यूचर पहले तो आप लोग ये जेनजी वाले मेरे को ये बताओ कि तुम लोग ये वीडियो को या व्लॉग को पॉडकास्ट क्यों बोलते हो? पॉडकास्ट तो ऑडियो होता है ना, खाली वीडियो होता है, उसको तो हम व्लॉग बोला करते थे पहले। नहीं, पर नहीं, हमारे लिए ब्लॉग नहीं है अच्छा, सर। मुझे लगता है ये लोग मेरे को भी उल्लू बना रहे हैं। आप लोग बताना ये वाकई में ये पॉडकास्ट बोला जाए कि व्लॉग बोला जाए, और हम लोग नए हैं अभी। हाँ, ये सर आप ही ने बोला था टाइम के साथ साथ चेंज होना सीखो। बाप रे बाप। ओके, जेनजी रॉक्स। ओके, सो द पॉइंट इज, वैसे हो तुम लोग जेनजी वाले? तुम नहीं। उम्र तो होगी ज्यादा। हाँ, तो बोला करो कि नहीं हम बड़े हैं थोड़े, मतलब क्रेडिट ले लिया जेनजी का। जेनजी में ही आते हैं, बट नॉट दैट टाइप। ओके, नॉट मिलेनियल्स। ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे? आपका फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल तो बहुत सारे हैं। अब ऐसा है कि जब आप एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो आपके लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं रहते, अब कंपनी के लक्ष्य इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? यस। बस एक सपना है अभी कि कभी एक मौका मिले तो जिंदगी में एक बार 1 लाख बिजनेसमैनों को एक साथ सिखाना है। वो सपना सबका, आपके साथ हमारा भी सबका पूरा हो जाएगा। Absolutely. जल्दी। Thank you so much for your blessings and your love. टीम का साथ रहा और सभी दोस्तों का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्दी हम ऐसा कुछ करेंगे। फिलहाल तो कोशिश यही चल रही है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत जल्दी लॉन्च करें। हमने पाया कि सूरत में तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं टॉप लाइन के कोर्सेज वगैरह को, बट बीच में हमने एक बार 2 साल पहले हमारा मेरा पहले फेसबुक बड़ा प्रचलित था एंड पीपल लव्ड द कंटेंट। अभी जो आप वीडियोस देखते हो वो 50% भी मतलब नहीं है, ऐसा मानो। दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेज दोज डेज। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट्स हैक हो गए तो फिर वो जर्नी रुक गया था। फिर वापस अभी हमने मेहनत किया, कोशिश किया तो प्यार मिल ही जाता है वापस, राइट? सो नोबडी कैन, मुझे इतना समझ में आया कि कोई आपसे कोई छीन नहीं सकता कुछ भी, राइट? जो आपका है वो आपके पास लौट के आएगा। 2 साल पहले फेसबुक हमारा बड़ा ही प्रचलित था। कुछ 1 आध महीने में 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे
एंड अभी इंस्टा वापस शुरू हुआ, सो वी आर गेटिंग बैक टू द ट्रैक। नियत ये नहीं थी कि ऑनलाइन कोर्सेस लाओ, बट कोशिश ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं जो मानो कि एक हुबली से एक हमारे पाजी थे, एक सरदार जी थे, सुरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए बाद में। बड़े तकलीफों से गुजर रहे थे एक समय पे, और उनका उनका और उनकी वाइफ जब वीडियो पे सामने थे, दोनों की आंखों में आंसू थे और बोले कि सर हमारा उनके परिवार में जो आई डोंट थिंक मुझे वो शेयर करना भी चाहिए कि नहीं, बट उन्होंने एक बड़ा अच्छा परिस्थिति था कि भाई एक बच्चे का बीमारी था, बहुत लंबे समय से परिवार ने संघर्ष किया, सारा परिवार टूट चुका था, छोटे बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो भी थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था। और उसी वक्त बोले हमें हिम्मत की बहुत जरूरत थी, और आपके वीडियोस देखकर हमको बहुत हिम्मत मिलता है सर, राइट। ऐसे कई सारे लोग जो गाइडेंस चाहते थे, एक जगह पे आके अटकते थे, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोगों का वर्कशॉप मैंने एक बार ऑनलाइन किया जूम पे, एंड दैट वाज अ ट्रिमेंडस रिस्पांस, राइट। आज भी वो 12 लोग मेरे फेवरेट हैं, और वो बहुत प्यार से आज भी याद करते हैं, और उनसे आज भी मैं भी खुद भी ग्रुप पे बात कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे। तो आई थिंक इंडिया नीड्स दिस थिंग। तो बस अच्छे तरीके से कंपनी है तो थोड़ा-सा प्रॉफिटेबिलिटी रखना ही पड़ेगा, बी ऑनेस्ट, बट फिर भी कोशिश यही है कि सबसे बेहतरीन तरीके से ऐसा कुछ करना है कि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड द ट्रेनिंग। एंड मेरा मकसद बस यही है, कोचिंग फॉर एवरीवन, बिजनेस ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन, एवरीवन शुड बी अफोर्डिंग इट, सबके लिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सबके लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए, और मैं सबके साथ बात कर सकूं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, राइट। कि ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आपने देख लिया, सुन के आप चले जाओ, ऐसा नहीं। मैं इसीलिए इतना लेट भी किया कि कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछो। डिस्कवरी जो हम प्रोग्राम यहाँ सूरत में चलाते हैं, उसका मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ वो डिस्कवरी नहीं है। डिस्कवरी के दरमियान आप जो मुझसे पूछते हो ना, वो डिस्कवरी। योर क्वेश्चन शुड बी हर्ड। आपके मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं ना, उसका जवाब जो दे दे वो अच्छा कोच, राइट। तो मैं हमेशा वो कोच बनने की ट्राई करता हूँ जो मन के अंदर जो सवाल है उसका जवाब आपको दे पाए, राइट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हमारे अभी भी मतलब जो भी गाइज हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के माइंड में अभी भी बहुत सारी क्वेश्चन होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये सब उनकी जो क्वेरी है वो क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके पास। श्योरली मैम, जितने भी सवाल आपको कमेंट्स में आते हैं आप बिल्कुल उसको पूछिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ही हम कुछ जवाब भी दे पाए तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करेंगे। दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, क्योंकि हमारे सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ही, हमारे लिए समय ही नहीं है। और ये लोग मुझे फ्री नहीं करते इसलिए शायद, राइट। तो देखो आप, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ नाइस इनिशिएटिव बाय द वे, आई रियली अप्रिशिएट योर दिस इनिशिएटिव इन आवर ओन ऑफिस। बहुत समय से कोशिश था कि हम कुछ करें या बात करें लोगों से, थोड़ा सा खुलकर बातें हों। 1 मिनट की रील में हम सब कुछ नहीं बता सकते, और इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शंस या कुछ भी हो सकता है। हालांकि सबका प्यार सबसे इतना ज्यादा है कि इसका कोई मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बट दैट्स व्हाट नाइस इनिशिएटिव, करते रहेंगे ऐसा कुछ, है ना। मेरी मीटिंग्स कैंसिल करवाते रहो, मैं फिर पॉडकास्ट में आता रहूंगा आप लोगों के साथ, राइट। थैंक यू। आपको पकड़ के फिर ले आएंगे यहीं कि सर बैठो यहाँ। हाँ, वो कोई मैडम है, वो पीछे खुश हो रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट मेरे जो लेते हैं वो खुश हैं कि बोले हाँ हाँ ऐसा तुम लोग करो तो मेरे को मीटिंग, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लवली मीटिंग, थैंक यू। आप सभी, फिर से बता रही हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हमारी जो भी नोटिफिकेशंस है आपको मिल जाएगी, फास्ट मिल जाएगी।